नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयाँ और पर्वतारोहण के समय काम आने वाले औजारों के बारे में बताया जाएगा, जो रीट लेवल फर्स्ट के पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयाँ के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयाँ, तो पहली है पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई। पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर्वतारोहियों के सामने अनेक बाधाएं पैदा करती है, जिससे पर्वतारोहियों की गति में कमी आती है और उन्हें ज़्यादा शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, पहाड़ों पर चढ़ते टाइम जो पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई होती है, उस खड़ी चढ़ाई को चढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये उसमें एक कठिनाई का काम करती है, ये कठिनाई है एक। दूसरी, ऊंचाई के साथ वायुदाब व ऑक्सीजन की कमी। देखिए, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब में कमी आती है। और साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, जिसके कारण जब पर्वतारोही ऊपर चढ़ते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है। एक ये परेशानी होती है। नेक्स्ट है ऊंचाई के साथ तापमान में कमी। ऊंचाई जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान में बहुत अधिक मात्रा में कमी आती जाती है, जिससे पारा शून्य के नीचे चला जाता है। और ज़्यादा ऊपर चलते हैं तो पारा जो है वो शून्य से नीचे चला जाता है। इस प्रकार पर्वतारोहियों को अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में जो ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। कितनी कमी आती है? हर 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। ये भी उनकी रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है खराब मौसम। पहाड़ी इलाकों में अक्सर मौसम खराब रहता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ की चादर बन जाती है। कभी कभी बीच में बारिश भी आ जाती है। आकाशीय बिजली इत्यादि से रास्ते का पता लगाना कठिन हो जाता है। खराब मौसम की वजह से रास्ते का पता लगाना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है बर्फीले तूफान। बर्फीले तूफान व तेज बर्फीली हवाओं से दृश्यता में कमी आती है, जिससे पर्वतारोहियों को पर्वतारोहण में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है भूस्खलन। क्या होता है भूस्खलन? पहले तो ये बता देती हूँ मैं। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से पत्थर आदि का लुढ़क कर जमी हुई बर्फ का पानी के नीचे गिरना, जमीन का फटना इत्यादि को सम्मिलित रूप से भूस्खलन कहते हैं। यानी कि जब जमीन खिसकती है तो पत्थर लुढ़कते हैं और बर्फ़ के टुकड़े जो हैं वो भी नीचे की तरफ लुढ़क के आते हैं। जमीन कहीं से फट जाती है। तो इन सब को मिला करके उसको कहते हैं भूस्खलन। इस वजह से पर्वतारोहियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद है हिमस्खलन। पहाड़ी ढलान पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों का नीचे की ओर लुढ़कना हिमस्खलन कहलाता है। इस प्रकार की घटनाओं से पर्वतारोहियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। पर्वतारोही कई बार अपनी जान गंवा बैठते हैं। बर्फीली हवाएं। नेक्स्ट है बर्फीली हवाएं। कई बार धैर्य की कमी और असावधानी के कारण पर्वतारोही बर्फीली दरारों में गिर जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है या वे अपने दल से बिछुड़ जाते हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी बर्फ़ की चादर के बीच में दरारें बन जाती हैं। कई बार ध्यान नहीं देने के कारण पर्वतारोही उस दरार के अंदर फंस जाते हैं, तो फंसने से उनकी मृत्यु भी हो सकती है या कई बार वो अपने दल से भी बिछुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखीय क्रियाएं। जिन पहाड़ों पर सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वहाँ ज्वालामुखी पर्वतों के फटने के कारण चट्टानों के गिरने, लावा के बहने, ज्वालामुखी बम फटने व हानिकारक गैसों के खतरे
बढ़ जाते हैं। जिन पर्वतों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर ज्वालामुखी क्रियाएं सक्रिय होती हैं वह कभी भी ज्वालामुखी फट सकता है, लावा बहने लग सकता है और उस ज्वालामुखी के लावे के साथ हानिकारक गैस भी निकलती हैं। तो इस वजह से भी पर्वतारोहण में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से भी। नेक्स्ट है सौर विकिरण। सौर विकिरण, ऊंचाई पर सौर विकिरण अत्यधिक बढ़ जाती है। ऊंचाई पर वायुदाब पतला हो जाता है, इस कारण यह कम पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर पाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है सौर विकिरणों की मात्रा भी बढ़ती जाती है और ऊपर वायुदाब में कमी आती है, यानी कि वो वायुदाब पतला हो जाता है, जिसकी वजह से पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित नहीं कर पाता है ढंग से। और इसकी वजह से क्या होता है, बर्फ का आवरण विकिरणों को परावर्तित करता है, जिससे धूप में झुलसने और तीव्र रोशनी में अंधेपन का खतरा बढ़ जाता है। जब वो पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं हो पाती है तो वो सीधी बर्फ़ तक पहुंचती है और बर्फ़ से टकरा करके वो परावर्तित होती है, जिससे गर्मी ज़्यादा बढ़ती है और गर्मी बढ़ने के कारण वहाँ झुलसने, धूप की वजह से झुलसने और उस तेज़ रोशनी के कारण अंधेपन का खतरा भी बढ़ता है। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड सिकनेस या एक्यूट माउंटेन सिकनेस। यह एक तरीके की बीमारी है जो किसके कारण होती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे पर्वतारोही को सिरदर्द होने की समस्या होती है, भूख में कमी होती है, सुस्ती और बदन दर्द होता है। यदि एल्टीट्यूड सिकनेस करके जो बीमारी है जो ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है, जिसके लक्षण है सिर में दर्द होना, भूख की कमी, सुस्ती व बदन दर्द। यदि ये जो बीमारी है ये हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा और हाई एल्टीट्यूड पैल्मोनरी एडिमा में बदल जाती है तो उस कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है 24 घंटे के अंदर अंदर। यानी कि ये जो दो बीमारियां दी हुई हैं, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा और हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, ये होने पर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो ये थे कुछ कठिनाइयाँ, एक बार इनको वापस रिपीट कर देते हैं। पहला था पहाड़ों पर खड़ी चढ़ाई जो पर्वतारोहण में बाधा उत्पन्न करती है। दूसरी वायुदाब व ऑक्सीजन की कमी। तीसरी ऊंचाई के साथ साथ तापमान की कमी, उसके साथ साथ खराब मौसम, उसके साथ बर्फीली तूफान, उसके बाद भूस्खलन, हिमस्खलन, बर्फीली दरारें, ज्वालामुखी ये सक्रियता, ज्वालामुखी की सक्रियता, सौर विकिरण, एल्टीट्यूड सिकनेस या एक्यूट माउंटेन सिकनेस, इसके ये बाधाएं थी। अब कुछ पर्वतारोहण की जब हम बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की बात होती है, तो उसके संबंध में कुछ सामान्य जानकारी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि संसार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर स्थित है? यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। सबसे पहले इस चोटी की जानकारी किसने दी थी? सर जॉर्ज एवरेस्ट ने। किसने दी थी? सर जॉर्ज एवरेस्ट ने। उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन गए थे? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरप्पा, ये दो कैंडिडेट थे। जो एडमंड हिलेरी थे न्यूजीलैंड के और तेंजिंग शेरप्पा थे नेपाल के। ये दोनों व्यक्ति एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। इनको एवरेस्ट पर पहुंचने में 2 महीने का समय लगा था। कितना समय लगा था? लगभग 2 महीने का। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी। अब हम बात करेंगे पर्वतारोहण के समय काम आने वाले औजार। क्या क्या औजार पर्वतारोहण के समय काम में आते हैं, हम उनकी बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला नुकीली कील वाले जूते। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये जूते दर्शाए गए हैं जिनमें कील बनी हुई है, जो कि
बर्फ़ पर चढ़ते समय उन बर्फ़ के अंदर धंस जाती है और फिसलने का खतरा कम हो जाता है। तो ये हमारे जो पर्वतारोही हैं वो इन जूतों का प्रयोग करते हैं। पर्वतारोहण में प्रयुक्त होने वाले जूतों में बड़ी बड़ी कीलें लगी होती हैं, जिससे पर्वतारोहियों को पर्वत पर चढ़ने में आसानी होती है। वह बर्फ़ पर फिसलते नहीं हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है नायलॉन की मजबूत रस्सी। ये देखिए, ये रस्सी है नायलॉन की, काफ़ी मजबूत होती है। ये पर्वतारोही अपने साथ में रखते हैं। ये नायलॉन की जो रस्सी है इसको पर्वतारोही अपने साथ रखते हैं। पर्वतारोही अपने साथ एक मजबूत नायलॉन की रस्सी लेकर चलते हैं, जिसके सहारे वे समूह में आगे बढ़ते हैं। उस रस्सी को पकड़कर वो आगे बढ़ते जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो एक दल में चलते हैं तो इस रस्सी की वजह से वो बिछुड़ते नहीं हैं और गहरी खाई में भी गिरने से बच जाते हैं, और गहरी खाई में गिरने आदि से उनका बचाव होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या और चीज़ साथ लेके चलते हैं, तो वो है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके लिए पर्वतारोहियों को सांस लेने में जो है वो तकलीफ होती है। उस समय क्या करते हैं कि उस समय वो उनके साथ जो कृत्रिम सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, उसकी मदद से कृत्रिम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये देखिए, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है जो वो साथ में लेके चलते हैं। ये रहा, देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर, ये वो अपने साथ रखते हैं पर्वतारोहण के समय। जैसे जैसे पर्वत पर ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के साथ साथ ऑक्सीजन की वहाँ कमी होती है। कमी होने से क्या है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। उस समय हमें कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है पर्वतारोही को, जो कि इन सिलेंडरों के माध्यम से वो ग्रहण करते हैं। आगे चलते हैं। आगे है आइस ग्लासेस। आइस ग्लासेस ये विशेष प्रकार के चश्मा होते हैं। ये विशेष प्रकार के चश्मा होते हैं। देखिए, ये रहे, ये देखो इन्होंने चश्मा लगा रखे हैं। ये आइस ग्लासेस है जो विशेष प्रकार के होते हैं, जो बर्फ के ऊपर जो धूप गिरती है, बर्फ पर गिरी धूप, बर्फ पर गिरी सूर्य की किरणों के अधिक मात्रा में परावर्तित होने से पर्वतारोही के अंधेपन के खतरे को कम करते हैं। ये देखिए, जब वायुदाब में कमी आती है तो जो वायुमंडल है वो, उसमें जो परत है वो पतली हो जाती है, जिसकी वजह से पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित नहीं कर पाती हैं, और वो जो पराबैंगनी विकिरणें हैं वो सीधी धूप पर, फर्श पर पड़ती हैं, और फर्श से वो क्या होती है, परावर्तित होती हैं, जिससे बहुत अधिक झुलसने की संभावना होती है, और उस तेज रोशनी की वजह से अंधेपन का खतरा बढ़ता है। तो ये जो स्पेशल ग्लासेस होते हैं, इनकी वजह से वो जो तेज रोशनी है उसके खतरे से, ये उस खतरे को कम करने में मदद करते हैं। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है आइस एक्स। आइस एक्स, ये देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही है। यह एक प्रकार का हथौड़ा होता है जो कि बर्फ़ तोड़ने के काम आता है। यह एक प्रकार का हथौड़ा होता है जो कि बर्फ़ तोड़ने के काम आता है। आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट हेलमेट। ये रहा हेलमेट। ये पर्वतारोही काम में लेते हैं इसको। यह पर्वतारोही की बर्फ़ पर गिरने से सिर पर लगने वाली चोट से रक्षा करता है। फिसलने की वजह से या किसी भी वजह से जब पर्वतारोही गिरता है तो उसको सिर के बल गिर के चोट ना लगे, उसकी रक्षा करने के लिए इस हेलमेट का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। हाथों के दस्ताने। ये देखिए, ये हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं। ये एक विशेष प्रकार के ग्लव्स होते हैं जो पर्वतारोही की ठंडी हवा व बर्फ़ से बचने के लिए हाथों में विशेष प्रकार के दस्ताने पहनते हैं। पर्वतारोही ठंडी हवा व बर्फ़ से बचने के लिए हाथों में विशेष प्रकार के दस्ताने पहनते हैं। ये जो दस्ताने हैं ये उनको ठंडी हवा और बर्फ़ से बचाने के काम में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट है स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग, जो पर्वतारोही होते हैं वो पर्वतारोही अपने साथ स्लीपिंग बैग लेकर चलते हैं, जिसका उपयोग रात्रि विश्राम के दौरान किया जाता है। जब वो रात को सोते हैं तो इस तरीके का स्लीपिंग बैग वो साथ में लेके चलते हैं,
जिसमें वो आराम से सो जाते हैं। तो ये ठंड से भी उनकी बचाव करता है। आगे चलते हैं हम। उसके बाद होती है नुकीली छड़। नुकीली छड़, इस छड़ के सहारे पर्वतारोही आसानी से पर्वत पर चढ़ सकते हैं तथा इससे बर्फ पर फिसलने का से बचा जा सकता है। देखिए ये रही, ये इनके हाथों में छड़ है। देखिए ये पर्वतारोही हैं, इनके हाथों में ये छड़ है। इस नुकीली छड़ को लेकर के पर्वतारोही इसके सहारे आसानी से ऊपर चढ़ते हैं। कुछ तो इनके पैरों में जो जूते होते हैं उनकी कीलों से आराम से चढ़ पाते हैं। कुछ इस नुकीली छड़ को बर्फ़ में घुसा देते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से ऊपर चढ़ पाते हैं। फिसलने से रोकने में इनकी मदद करती है ये छड़। आगे चलते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम नाइलॉन की मजबूत बेल्ट। नाइलॉन की एक मजबूत बेल्ट होती है। पर्वतारोही अपने साथ आवश्यक वस्तुओं को बांधने हेतु इस बेल्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए ये रही, इन्होंने ये बेल्ट पहनी हुई है। इस बेल्ट में इस तरीके से बेल्ट बनी हुई होती है कि बहुत सारे सामान इसके ऊपर हम टांग सकते हैं। तो इस बेल्ट का उपयोग ये लोग करते हैं। नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो वो है पोर्टेबल तंबू। ये देखिए ये है पोर्टेबल तंबू। इस तंबू को जब यूज़ करना होता है तो खोल करके फैला लेते हैं, और जब इसका यूज खत्म हो जाता है फोल्ड करके अपने साथ बांध के ले चलते हैं। तो पर्वतारोहियों द्वारा इसका उपयोग विशेष रूप से रात्रि विश्राम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हल्की सीढ़ियाँ। पर्वतारोही अपने साथ कम वजन की सीढ़ियाँ लेकर चलते हैं, जिसका उपयोग रास्ते में खाई आदि को पार करने के लिए या फिर खड़ी चढ़ाई के लिए किया जाता है। देखिए वो एक सीढ़ी लेके चलते हैं जो बिल्कुल वजन में हल्की होती है। तो जब कोई खाई आती है तो एक सिरे से उसको, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के ऊपर उसको खाई के ऊपर पाट देते हैं और उसके मदद से वो चल लेते हैं, या फिर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है तो उस कंडीशन में भी वो सीढ़ी की मदद से चल लेते हैं। इसके अलावा जो अन्य उपकरण जो और बचते हैं वो क्या होते हैं? अन्य उपकरणों में उनके पास खाद्य सामग्री होती है। देखिए खाद्य सामग्री भी इस प्रकार की होती है कि वो कुछ ही समय में, कुछ सेकंडों में बन के तैयार हो जाए। और क्योंकि बर्फ़ जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं तापमान में कमी आती है, तो वह माइनस में टेम्परेचर होता है। तो यदि ज़्यादा समय के लिए कोई चीज़ को बनाएंगे तो वो जम जाएगी, तुरंत खाई जा सके और तुरंत बनाई जा सके, ऐसी खाद्य सामग्री वो अपने साथ में रखते हैं। विशेष प्रकार के वस्त्र साथ में रखते हैं। दूरबीन उनके साथ होती है। विशेष प्रकार के वस्त्रों की बात करें तो देखिए मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इन्होंने एक विशेष प्रकार का सूट टाइप पहना हुआ है। ये देखिए ये विशेष प्रकार का वस्त्र पहने हुए हैं, सूट टाइप में पहना हुआ है, जिसकी वजह से इनको ठंड से बचाव होता है, ठंड इनको नहीं लगती है। तो और क्या क्या सामान है? दूरबीन, कुल्हाड़ी, मैप भी साथ में रखते हैं, कंपास दिशा का पता लगाने के लिए, गाइड बुक, बरसाती बारिश से बचने के लिए, नोज गार्ड। देखिए नोज गार्ड की यूज़ क्यों होता है? क्योंकि जब ऊंचाई पर पर्वतारोही जाते हैं तो कई बार उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनके नाक से खून भी बहने लगता है और स्किन फटने लगती है। तो उसके बचाव के लिए नोज गार्ड का यूज़ भी करते हैं। एवलांस ट्रांसीवर डिवाइस आदि शामिल होते हैं। तो ये उपकरण भी वो साथ में रखते हैं पर्वतारोहण के समय। तो ये थे पर्वतारोहण के समय उपयोग आने वाले औजार, जिसको एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ। देखिए पहला औजार था हमारा नुकीली कील वाले जूते, जो हमने यहाँ पे देखे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे नाइलॉन की मजबूत रस्सी, ये दिख रही है आपको। उसके बाद है तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन सिलेंडर, ये भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है। उसके बाद आइस ग्लासेस, ये चश्मे जो होते हैं विशेष प्रकार के, ये उनके पास होते हैं। उसके बाद आइस एक्स, बर्फ़ को तोड़ने के लिए हथौड़े की आवश्यकता होती है। उसके बाद हेलमेट, गिरते समय सिर के बचाव के लिए हेलमेट की भी आवश्यकता होती है। दस्ताने, विशेष प्रकार के दस्ताने वो लेके चलते हैं साथ में। उसके बाद स्लीपिंग बैग, उनको सोते टाइम थोड़े गर्म बिस्तर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ ठंडी हवा और बर्फ़ होती है। तो उसके लिए स्लीपिंग बैग होता है जो कि अंदर से गर्म होता है। उसके बाद नुकीली
छड़ जो कि उनको ऊपर चढ़ने में मदद करती है। उसके बाद नायलॉन की मजबूत बेल्ट जो विभिन्न प्रकार के सामान को उसके अंदर बांधने के काम आती है या लटकाने के काम आती है। उसके बाद है पोर्टेबल तंबू। ये जो तंबू है इसको रात्रि के समय ये खोल करके इसमें सो जाते हैं। और उसके बाद हल्की सीढ़ियाँ, दरार वगैरह को पाटने के लिए हल्की सीढ़ियों की ज़रूरत होती है। उसके बाद कुछ अन्य छोटे मोटे उपकरण थे जिसमें थी खाद्य सामग्री, विशेष प्रकार की खाद्य सामग्री, वस्त्र, दूरबीन, कुल्हाड़ी, मैप, कंपास, गाइड बुक, बरसाती, नोज गार्ड, एवलांस ट्रांसीवर डिवाइस आदि इसके अंदर भी शामिल थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको सिर्फ सब्सक्राइब का एक बटन दबाना है और आगे एक बेल आइकन है उसको प्रेस करना है। बेल आइकन में प्रेस करने के बाद आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो इतना सा काम कर देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।